गिरफ्त के निदान के लिए महिला साइबर क्राइम सेल का भी आज से लोकार्पण होगा। शक्ति में प्रभा समेटे, ममता समेटे, अपने ज्ञान से समाज को नई दिशा देने वाली माननीय न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा मैम, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी वाणी से हमें नई संचेतना का संचार करें। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान समाज सेवी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, आज की विशिष्ट अतिथि सीईओ इंडियन बैंक की सुश्री पद्मजा चुंद्रू, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी जी, ऊर्जावान श्रीमती रवि रंजना पाल, जिन्होंने पूरी आज ऊर्जा भर दी झांसी का प्रतिनिधित्व करके, महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रवि रंजना पाल और सूत्रधार, आज के कार्यक्रम की सूत्रधार श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी, जो आपके समक्ष इनका सारे कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, और इस सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारी, पत्रकार बंधु और प्रबुद्ध श्रोतागण, जो आप सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कॉज को समर्पित यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। इस कोरोना काल में इतना भव्य आयोजन एक हमारे लिए अभूतपूर्व अनुभव है, और सर्वप्रथम मैं आयोजकों का और सर्वोपरि आदरणीय श्री योगी, हमारे जो कहते हैं विजनरी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, मुझे मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अपने 20-25 साल के न्यायिक अनुभवों के दौरान बहुत सारे कार्यक्रमों में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला, लेकिन आज का जो यह आयोजन है वह अपने आप में विशिष्ट है, जिसमें किसी
मुख्यमंत्री ने सम्मिलित होकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में इतने समर्पण से और इतनी प्रतिबद्धता से वो शामिल हुए हैं, इसका मुझे आज विशेष रूप से अनुभव हुआ है। और मैं चूंकि न्यायिक जगत से हूँ, तो सिर्फ मन रखने की बात नहीं कहती हूँ, उसमें ऑथेंटिसिटी होती है। तो ये आज अब तक मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रमों में जब मैं गई, तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि ये औपचारिकता मात्र है। महिलाओं को ऐसे श्लोक भी सुनाते हैं, तत्र रमन्ते देवता जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ महिला की पूजा, जाने कितनी दफ़ा ये लाइन हमने सुनी है अपने अनुभव के दौरान। और अक्सर मुझे एक आक्रोश होता था मन में कि महिलाओं को बस ऐसी बातें सुना कर के बहलाते फुसलाते हैं। तो ये कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, क्योंकि कहना एक बात है और करके दिखाना दूसरी बात है। पर आज जो हमने मिशन शक्ति के जो वीडियोस में जितने कार्यक्रमों की झलक देखी और जो योजनाएं देखी, मैं ये कहे बिना नहीं रहती कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कथनी और करनी के भेद को मिटा दिया है और आगे भी मिटता रहेगा, ऐसी मुझे संभावना दिखती है कि इन्होंने विजन से काम करके सिर्फ सोचा नहीं, उसको मूर्त रूप में करके वो दिखा भी रहे हैं। और मेरा जो एक पेट प्रोजेक्ट मेरे मन में होता था कि क्योंकि मैं न्यायिक सेवा से जुडिशरी से जुड़ी रही, तो लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के बहुत सारे कार्यक्रमों में गई और बहुत सारी बातें दिमाग में आती रहती थी। तो मैं अक्सर वो अपने बातचीत के दौरान बोलती थी कि ये जो कानूनी सहायता है वह आप कैंप लगा के करते हैं और सब कुछ बताते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी पर किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती है। तो ये फर्स्ट एड जस्टिस तो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, जो फर्स्ट एड जस्टिस की जगह वही होनी चाहिए। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि सारे पुलिस चौकी में परामर्श केंद्र इन्होंने स्थापित किया है। ये सिर्फ औपचारिकता न होकर ये बहुत बड़ी कानूनी सहायता होगी। मैं इसके लिए इसको आज से ही ये सर्टिफिकेट दे रही हूँ कि निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी सहायता होगी। और वहाँ से अगर कोई सुपरवाइज करता है किसी महिला के साथ अन्याय और उसका, तो कोर्ट में भी उसका संज्ञान लिया जाएगा और उसकी विश्वसनीयता बनेगी। क्योंकि कई पुलिस के कार्यक्रम, महिला पुलिस के कार्यक्रमों में और कई जगह ये शिकायत होती है कि उनके कंप्लेंट्स ही नहीं दर्ज किए जाते हैं। तो ये कंप्लेंट ना दर्ज करने वाली शिकायत, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि किसी पुलिस ऑफिसर की ये हिम्मत होगी कि वो मना कर सके कि मैं आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज करूंगा। लेकिन ये इस अवसर का लाभ उठाते मैं पुलिस महकमे से भी ये गुजारिश करूंगी कि कई बार ये सुनने में भी आता है कि आप ये उनको समझाने बुझाने लगते हैं, चाहे कितना भी अन्याय हो, उनको समझाने बुझाने लगते हैं कि आप छोड़ दीजिए, ये ऐसा कंप्लेन मत कर दिए। लेकिन ये परामर्श केंद्र होगा तो उनकी बात का महत्व होगा, उनको वेटेज मिलेगा। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने सभी ने बहुत सारी बातें की जो कि महिलाओं की आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई बात है, वो उन्होंने कही। और आर्थिक प्रगति की जो स्वप्न दृष्टि है, उनका जो विजन है, मैं तो समझती हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमें दिशा दिखाती है कि कहाँ ले जाना चाहिए। और श्री योगी जी के नेतृत्व में जो आज हमें ये झलक मिली है इन कार्यक्रमों का, तो मुझे चिंता नहीं है कि आर्थिक प्रगति तो निश्चित रूप से बहुत ही सेफ और सुरक्षित हाथों में है। पर ये न्यायिक जगत की जो जटिलता है, क्योंकि
आप सभी जानते हैं कि महिलाएं तो प्रगति, कानूनी अधिकार सबको है, बहुत सारे कानून है, उनकी मैं व्याख्या करने का अभी कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन सब के बावजूद हम सबको मिल बैठने के सोचना होगा कि इन सारे कानूनों के बावजूद जो बहुत बड़ा तबका है महिलाओं का, जो उपेक्षित होती हैं और उन्हें अन्याय भी सहना पड़ता है। तो उसके लिए कानून में क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसके विषय में भी आपके कार्यक्रमों में और आप लोग मिल बैठ कर के सोचें। कुछ बातें मेरे मन में भी हैं जो कभी मौका मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन हमने ये माना कि जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसमें 3 तरह से उसको देखा, समझा और परखा जा सकता है। सबसे पहले, और ये मैं क्यों कह रही हूँ कि शिक्षा मिल जाती है, पर शिक्षा के बावजूद अभी एक आयशा कांड में हमने देखा कि उसने आत्महत्या कर ली। तो महिलाओं के जो ऊपर अत्याचार होते हैं उसमें सब मिल दल से ऊपर उठकर और जाति से ऊपर उठकर, समुदाय से ऊपर उठकर महिलाओं के हक में क्या होना चाहिए, ये मेरे ख्याल में महिला आयोग के द्वारा निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें हो सकता है। लेकिन जो बात मैं असल में कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी अपने आप में आत्मविश्वास लाना पड़ेगा कि मुझे किसी भी परिस्थिति से हारना नहीं है और जो मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आज मैं उसको गिनाना नहीं चाहती हूँ और बहुत सारी महिलाएं उसमें उनको मिला है, रिजल्ट भी मिला है। और दूसरा जो मेरी प्रार्थना है सारे अभिभावकों से, माता पिता से, और ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, वो सारे सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं अन्याय से आगे बढ़ने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो उनको किसी तरह की उनको ऑब्स्ट्रक्शन ना आए उनके अपने काम में। ये पहले तो लड़कियों को खुद भी, महिलाओं को खुद भी सोचना पड़ेगा और अपने आप को पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी अगर कोई आत्महत्या कर ले तो ये बहुत ही सोचनीय स्थिति है, यानी हमने उनको राइट एजुकेशन नहीं दिया। इसलिए उनको हमेशा समझना पड़ेगा कि मैं सक्षम हूँ और मैं अन्याय का निराकरण कर सकती हूँ और ये प्रबुद्ध समाज हमारे पीछे है और वो पीछे नहीं हटेगा हमें किसी तरह का अन्याय से पीछा छुड़ाने में। तो ये हम सबको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो मिशन स्वावलंबन है, उस स्वावलंबन के तहत सबको समझना है कि स्वावलंबी सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से उनको स्वावलंबी होना पड़ेगा। और ये जो मिशन है वो निश्चित रूप से मुझे पूरी तरह से, मैंने इस कार्यक्रम को जब शुरू से ही देखा और मुख्यमंत्री जी के लीक से हट करके काम करने की शैली देखी कि इन्होंने, शायद ये मेरा पहला अनुभव है जहाँ की मुख्यमंत्री हों और पूर्व न्यायाधीश को उद्घाटन करने का और रिबन काटने का मौका मिले। वो भी देखिए, ये बात बड़ी छोटी सी लगती होगी पर ये एक माइंडसेट को दर्शाता है कि अगर कार्यक्रम है तो आप उन सबों को भी उतना ही मौका दो जितना कि उनका जो उस कार्य को दिशा दिखा सकती हैं। तो ये मिशन शक्ति का जो हमने इतने सारे जो की योजना दिखाई, उसने मुझे आश्वस्त किया है कि ये आज का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है, ये ऑर्नामेंटल नहीं है, ये और औपचारिक नहीं है, ये बिल्कुल कुछ न कुछ कर दिखाएगा, इसकी संभावना है। और संभावना नहीं, विश्वास है। और मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ
निमंत्रित करके एक अभूतपूर्व आयोजन में सम्मिलित होने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश की धरती पर और स्वनामधन्य जिसका इतिहास और जिसमें इतनी संभावनाएं हैं, तो संभावना भरे प्रदेश में संभावना भरे मुख्यमंत्री आपको निश्चित रूप से रिजल्ट ओरिएंटेड महिला दिवस की ओर ले जा रहे हैं। ये हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। मुझे निमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। अद्भुत, सरल एवं हृदय स्पर्शी आपकी वाणी का ओज, विचारों की खनक हमारे विचारों को उद्वेलित करती है। कथनी और करनी के इस भेद को मिटाने की परंपरा हम आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे। पुलिस विभाग आपकी प्रेरणा के अनुरूप ही कार्य करके दिखाएगा, ये आश्वासन मैं आज आपको प्रदान करती हूँ। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में गांव-गांव तक अनेक आयोजन किए गए हैं। इसी श्रृंखला में आज बालिकाओं के कल्याण हेतु 22 करोड़ की अधिक लागत के 13 बालिका छात्रावास और 15 करोड़ की लागत के 4 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का लोकार्पण सुनिश्चित हुआ है। मैं माननीय न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मैडम से आग्रह करूंगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगी कि वे कृपया इसका इनॉग्रेशन करके प्रदेश को नई सौगात दें। अब समय आ गया है सभा में नई ऊर्जा का संचार करने का। शारदीय नवरात्र से प्रारंभ हुए मिशन शक्ति को हमारे सहभागियों के सहयोग, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखने की परंपरा से ही ये मिशन इतना सशक्त, समृद्ध और सफल हो पाया है। राज्य के इस अभूतपूर्व अवधारणा को धरातल पर उतारने वाली, साकार करने वाली प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आई हमारी मिशन शक्ति पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली 11 पुरस्कार विजेता मातृशक्ति का अभिनंदन करने का समय आ गया है। उसके पूर्व मैं आज की अपनी सम्मानित वक्तागण को भी आमंत्रित करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथिगणों से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। श्रीमती रवि रंजना पाल। इसके बाद श्रीमती आरती राणा। आरती राणा जी, आप भी इसके बाद आ जाएं। कृपया हमारी समस्त पुरस्कार विजेताओं को पंक्तिबद्ध करा दें। श्रीमती आरती राणा। इसके बाद हमारी बच्ची सुश्री प्रियंका गोस्वामी। सुश्री प्रियंका गोस्वामी। इसके बाद हम पुरस्कार ग्रहण करने हेतु श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव महोदया को आमंत्रित करते हैं। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव। महिला
महिला कल्याण विभाग से अद्भुत कार्य करने वाली श्रीमती रंजना द्विवेदी, जनपद सोनभद्र में जैविक खेती को बढ़ावा देकर एक नई परंपरा की शुरुआत करने वाली सुश्री सीता कंवर, श्रीमती रंजना द्विवेदी, मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सुश्री सीता कंवर, इन्होंने सोनभद्र में जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए अनेक महिलाओं को इस आजीविका मिशन से जोड़ा है। मुरादाबाद से पधारी हमारी छात्रा कुमारी स्नेहा त्यागी ने राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र इकाई में स्वयं सेविका के रूप में अद्भुत कार्य किया है। सुश्री कुसुम ने अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह में 3 माह में 1 लाख बर्ड चिप तैयार करके समूहों को एक नई गति दी है। सुश्री कुसुम, श्रीमती मानमती मां वैष्णो देवी महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए 1.5 लाख पौध तैयार करने वाली इन्होंने अनेक महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ा है। श्रीमती सुमिता न्याय विभाग की सचिव सहारनपुर से पधारी हैं। श्रीमती सुमिता माननीय मैडम से पुरस्कार ग्रहण करती हुई इसके बाद हमारी दमकौर से पधारी आशा बहू सुश्री आरती, जिन्होंने 9000 से भी ऊपर आवेदन ग्रहण करवाए और महिलाओं में एक जनक्रांति लाई, सुश्री आरती। इसी क्रम में हमारी गाजियाबाद से पधारी एएनएम सुश्री प्रियंका राय, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक किया और मिशन शक्ति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आवेदन पदस्थ कराए। श्रीमती रेणु यादव मऊ से पधारी, जिन्होंने मऊ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अपने बच्चियों को प्रदेश के अंचलों से जोड़ा है। पुलिस विभाग की विमेन पावर लाइन लखनऊ में रहकर काउंसलिंग का अद्भुत प्रदर्शन करने वाली श्रीमती सोनी, पुलिस विभाग में ही थानाध्यक्ष गुरुबख्शगंज के पद पर कार्यरत पुरुषों के वर्चस्व को मिथक को तोड़ती हुई हमारी आज की उप निरीक्षक थानाध्यक्ष संतोष कुमारी। धन्यवाद महोदय। मैं अब सभी पुरस्कार विजेताओं से आग्रह करती हूं कि वे कृपया ग्रुप फोटो हेतु एक साथ माननीय अतिथि गणों के पीछे खड़े हो जाएं। इस ऐतिहासिक पलों को कैद करते हुए ये क्षण न केवल इनके माध्यम से इनके जनपदों में आशा का नया संचार करेंगे, वरन सभागृह में उपस्थित प्रत्येक महिलाओं को ये आशा अवश्य देंगे, ये विश्वास अवश्य देंगे कि अगले वर्ष आपको अत्युत्तम कार्य करते हुए, अच्छे से भी अधिक कार्य करते हुए यहाँ पर आना है और मंच से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस पुरस्कार को ग्रहण करना है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, अर्थात समाज के कल्याण को उसे नई दिशा देने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले कम उम्र के यदि हों तो भी आदरणीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पर यह सूक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है। प्रारंभ से ही समाज की छोटी सी छोटी समस्या पर भी गहराई से विचार करना
और समस्या की जड़ पर प्रहार करने का उनका हठ, उनकी आस्था, उनका आत्मविश्वास है, जो प्रदेश को प्रत्येक दिन नई कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दे रहा है। ये निर्णय सरल नहीं होते, लेकिन जटिल से जटिल समस्या का सहजता से हल निकालने का साहस, दूरदृष्टि और धैर्य के परिणाम है कि कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेशों की गिनती में शुमार किया जाता था, लेकिन आज राइजिंग यूपी की कांति से, उसके प्रकाश से, उसके आदित्य के आलोक से पूरा देश आभामंडित है। उत्तर प्रदेश राज्य की कई योजनाओं को अन्य प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। कोरोना काल में निडर और असाधारण धैर्य का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रबंधन, निष्पादन और प्रवर्तन का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसकी चर्चा आज विदेशों में भी है। ऐसे मनस्वी, यशस्वी, सरल हृदय माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि आज उनके आशीर्वचन की प्रतीक्षा में इस सभागृह में उपस्थित एक एक जनमानस है। उनके उद्बोधन से हमें नई दिशा प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रस्य स्वनारी अस्ति, नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः, नास्ति मातृसमं त्राणम, नास्ति मातृसमा प्रपात। यानी माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं। यह भारत की धारणा रही है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं इस सभागार में उपस्थित और पूरे प्रदेश के भी सभी मातृशक्ति को और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञानसुधा मिश्रा जी, इंडियन बैंक के सीईओ व एमडी सुश्री पद्मजा चंद्रो जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश सरकार के हमारे मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक श्री तेज चंद अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इसके समारोह में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
जिस समाज ने मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया हो, उस समाज में आधी आबादी के साथ भेदभाव और बर्बरता क्यों, यह प्रश्न हम सबके सामने हमेशा मुंह बाए खड़ा रहता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात आती है तो हम जैसे भारतीयों के बारे में तो ये प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की औपचारिकता तक सीमित रह करके क्या हम समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। लेकिन ये एक शुरुआत है। हम लोगों ने तो अपने पर्व और त्योहारों को उसके साथ जोड़ा है। याद करिए, हम लोगों ने जब मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया था प्रदेश में, तो शारदीय नवरात्रि थी, यानी नारी शक्ति की प्रतीक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम हम वर्ष में 2 बार आयोजित करते हैं। और उन दोनों अवसरों पर हम नारी शक्ति के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, इस संपूर्ण चराचर जगत में उनकी शक्ति के एहसास की तुलना ही नहीं करते, बल्कि उसका अनुसरण करने के लिए हर एक जनमानस लालायित दिखता है। यही भाव हम सबको दीपावली के अवसर पर प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा भारतीय परिवार है जो अपने दीपावली के आयोजन को धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजन के साथ न जोड़ता हो। अभी हाल ही में हम लोगों ने बसंत पंचमी के आयोजन को संपन्न किया है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है और कौन ऐसे ज्ञान के मंदिर हैं जहां पर हम सब इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए हों। ये सब होने के बावजूद जो हमारी परंपरा के साथ जुड़े थे, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े थे और जिनके साथ जुड़ करके हमें आगे बढ़ने और एक लंबी दूरी तय करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब हमने उसको केवल एक औपचारिकता बना दिया, उसे पर्व और त्योहारों तक सीमित करके रख दिया है, तब आवश्यकता पड़ी है कि हम लोग जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको अंगीकार करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह आयोजन आज मिशन शक्ति के दूसरे फेज के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि चुनौतियां हमारे सामने थी। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस सबसे बड़े प्रदेश में यहां की विविधता को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किए, इसमें प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने अपने कार्यक्रम रखे थे। क्योंकि मेरा मानना है कि समग्र और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी अन्य वाद के आधार पर हम कोई विभाजन की रेखा नहीं खींच सकते। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जिनको विशेष प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उस प्रोत्साहन के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो समाज के साथ सरकार खड़ी होगी और समाज और सरकार जब एक साथ खड़े होकर के चलने प्रारंभ हो जाएंगे तो समस्या का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देता है। अभी आपने देखा होगा इस मंच पर हम लोगों ने समाज की अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाली 4 ऐसी नारी शक्ति की उस स्वरूप को देखा है जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशेष योगदान किया है। सुश्री रवि रंजना पाल ये झांसी से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी बात को यहां पे पूरी रख नहीं पाए क्योंकि गांव से जुड़ी हुई हैं, स्वाभाविक रूप से भावुक थी, अपनी बात को उस रूप में प्रस्तुत करने में कुछ संकोच भी था। मैं 2019 में झांसी गया था। हर व्यक्ति जानता है कि बुंदेलखंड सूखा से त्रस्त रहता था
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जिस बुंदेलखंड में पहले पलायन होता था, सूखे की मार पड़ती थी, पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने सूखे की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है। अब तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से बुंदेलखंड के लिए हर घर नल की योजना लेकर के आए गए, हर घर तक हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। तो बुंदेलखंड में मेरी रुचि इसी बात को लेकर के थी कि आखिर बुंदेलखंड आजादी के बाद भी विकास की बुलंदियों को क्यों नहीं छुआ। तो हम लोगों ने 2019 में एक वहां पर बिलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की, उसको शुभारंभ किया और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता है, 1 वर्ष में ही इस बिलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने 1 वर्ष के अंदर 46 करोड़ का टर्नओवर किया, 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कमाया है। उस मिल्क उत्पादन संगठन के साथ जुड़ी हैं सुश्री रवि रंजना पाल, जिन्होंने आज अपनी बातों को यहां पे आपके सामने कहा और उनकी बातों को इस मंच ने सुना। आज इस मंच ने नारी गरिमा के रूप में, नारी जो मिशन शक्ति का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये महिलाओं की सुरक्षा से भी है, महिलाओं के सम्मान से भी है, महिलाओं के स्वावलंबन से भी है। जब सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक साथ जुड़ेगा तो नारी सशक्तिकरण का लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त होगा। और सशक्तिकरण के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम चले, उस उद्देश्य से एक नाम बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है। दूसरा नाम था श्रीमती आरती राणा का। ये नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, थारू जनजाति से जुड़ा हुआ एक बड़ा समुदाय, आजादी के बाद भी बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त था, शासन और प्रशासन की व्यवस्था से कटा हुआ था। अगर यही समुदाय जो भारत में इस समय रह रहा है थारू जनजाति के रूप में, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जब इन लोगों तक पहुंचने लग गई, ये राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके अपना योगदान राष्ट्र के निर्माण में दे रही है। लेकिन यही समुदाय नेपाल के अंदर माओवादी बन जाता है और वहां की व्यवस्था को तहस नहस करते हुए दिखाई देता है। समाज जब भी अपनों के साथ भेदभाव करता है तो उसका एक विकृत रूप भी देखने को मिलता है, जो नेपाल में माओवाद के रूप में देखने को मिला था। लेकिन जब समाज उन लोगों के साथ एक अपनत्व का भाव जोड़ता है और शासन की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ता है, तो वह कोई आरती राणा तमाम लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश अपनी आरती के माध्यम से करता हुआ दिखाई देता है। और आज समाज ने लखीमपुर खीरी में अनेक महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए इन लोगों को वहां पर देखा है। आज वे लोग, हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अभिनव योजना जब 2018 में प्रारंभ की थी, ये प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को एक नए मंच प्रदान करने की दिशा में किया गया प्रयास था। और उस प्रयास की श्रृंखला में हम लोगों ने, जब लखीमपुर खीरी की बात आई थी, तो हम लोगों ने वहां पे थारुओं से जुड़े हुए उत्पाद को ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया था। और मुझे प्रसन्नता है, आज उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यहां पर उपस्थित हैं सुश्री प्रियंका गोस्वामी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और वो निश्चिंत रहे, हम तो वैसे भी प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ओलंपिक में जाता है उसको भी सहयोग करते हैं, और जो मेडल लेकर के आता है वहां पार्टिसिपेट करता है उसको भी सहयोग करते हैं, और जो लेकर के आता है उसको तो विशेष सम्मान देते हैं। ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल कोई लेके आता तो 6 करोड़ की राशि हमारी सरकार उसे प्रदान करती है। आप मेडल लेकर के आएंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आपको जाने का, वहां का खर्चा, उसकी जो भी उससे पहले तैयारी की सुविधा प्रदेश सरकार करेगी। प्रदेश सरकार उसमें भरपूर सहयोग आपको यहाँ पे प्रदान करेगी। और आपने नारी गरिमा और नारी सशक्तिकरण के इस अभियान को अपने दम पर, अपने बल पर आगे बढ़ाया है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव गोरखपुर से हैं। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में कार्य कर सकता है, एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी संभावनाएं हैं। कार्य आवश्यक नहीं कि हम पहले चरण में बहुत बड़ा कर लें, शुरुआत छोटी से होती है। उन्होंने शासन की एक स्कीम को देखा, जिला उद्योग केंद्र में गई, जिला उद्योग केंद्र में जाकर के
और वहां पर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए क्या हो सकता है, घर में अपनी सिलाई का काम करती हैं, लेकिन उन्होंने लगा कि नहीं, इसका विस्तार होना चाहिए। और उसको विस्तार देते हुए न केवल स्वयं बल्कि अनेक अन्य परिवारों को भी उसके साथ ट्रेनिंग दे करके उस दिशा में आगे बढ़ करके आज उसमें से प्रत्येक परिवार है प्रतिदिन 500 से लेकर 700, 800, 1000 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, अगर वे लोग घर में अपने घर गृहस्थी का संचालन करते हुए प्रतिदिन 500 से 1000 रुपया कमा ले, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए भी संतोष का कारण है और समाज और राष्ट्र के लिए भी यह एक स्वावलंबन का आधार बनता है। इन 4 लोगों के उद्बोधन आप लोगों ने मंच पे सुने। ये नारी शक्ति की 4 प्रतीक आपके बीच में आज यहाँ पर इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ देखने को मिला ही, साथ साथ 11 अन्य महिलाओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने महिला शक्ति के पहले चरण के कार्यक्रम को, जब हम शारदीय नवरात्रि से ये कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, तब मैं बलरामपुर जिले में उस समय गया था। राजभवन से राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम हुए थे। उसमें अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई 11 ऐसी नारियों ने, 11 ऐसी महिलाओं ने कुछ विशिष्ट योगदान दिया था उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। आज उन्हें यह मंच यहां पर सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब का स्वागत करता हूं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के लिए। अनेक जो योजनाएं चली, कहीं ना कहीं उसकी, किसी भी योजना की शुरुआत है, उसकी धुरी कहीं ना कहीं महिला के इर्द गिर्द घूमी है। प्रदेश सरकार जब आई थी तो हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो प्रदेश के बारे में कहा जाता जंगल राज है, कोई सुरक्षित नहीं है, हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए जब महिला मिशन शक्ति का कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो 1535 थाने और 350 तहसीलों में हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क की स्थापना पहले चरण में संपन्न किया और वे सभी बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत अच्छा उसका परिणाम वहां पर देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद प्रदेश के अंदर अन्य भी कार्यक्रम है। हम लोगों ने, मैं अक्सर इस बात को देखता था, उत्तर प्रदेश ग्रामीण पृष्ठभूमि का प्रदेश है। 80% आबादी हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में मैं देखता था बालक और बालिकाओं के बीच में भी भेदभाव होता है। बालक को अच्छे स्कूल में भेजना, बालिका को नहीं भेजना। अब मैं पहले इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं जब पूरब में गया, बुंदेलखंड में गया, मध्य क्षेत्र में भी अलग अलग गांवों में मैं गया, स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए मैं गया। मुझे आश्चर्य होता था, जब मैं मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बना तो पहली बार मुझे स्कूलों में जाने का अवसर मिला, तो मैंने इस बात को देखा कि स्कूल, जो बेसिक शिक्षा परिषद के हमारे स्कूल थे, बड़े जर्जर स्थिति में थे। और जर्जर स्थिति में होने के कारण वहां पे मैं देखता था कि बालिकाएं वहां ज्यादा है, बालक नहीं। तो मैं पूछता था क्या बालिकाओं की संख्या ज्यादा है? तो मैं उन 1-2 बालिकाओं से मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या आपके भाई भी हैं? उसने कहा हाँ भाई हैं। तो मैंने कहा भाई कहां पढ़ते हैं? कहा पब्लिक स्कूल में। अच्छा, तो मैंने कहा तुम पब्लिक स्कूल में तुम क्यों नहीं जाते, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है? कहा नहीं, मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, तो मुझे बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी स्कूल में भेजा गया है और भाई को वहां भेजा गया है। मैं इस मानसिकता, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था सब देख करके। तो हमने बाद में तय किया कि हम अपनी बेसिक शिक्षा परिषद को भी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर ही विकसित करेंगे। और फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। देखिए, आप में से जितने लोग हैं, हर व्यक्ति एक नए कार्यक्रम के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। आपके पास अपने अनुभव होंगे, आपके पास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का अपना एक नया तरीका होगा और हर व्यक्ति अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ नई छाप छोड़ सकता है। मेरे साथ उस समय एक जनपद में एक युवा नौजवान वहां पे IAS
वो जिलाधिकारी था, वो मेरा विशेष सचिव बना। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में मेरे साथ जनपद के दौरे पे निकला था। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत वैसी स्थिति पैदा हो रही थी। बहुत सारी जगह तो लोग मुझसे कहते थे, साहब इस साल ये स्कूल बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे। तो एक दो जगह तो मैंने झल्ला के कहा, मैंने कहा भी आप जाइए अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, घर में खेती करिए, अब स्कूल बंद होंगे तो क्या होगा। लेकिन उसने अपना एक आइडिया दिया। उसने कहा, जब मैं जिलाधिकारी था तो मैंने 2 स्कूलों को जन सहयोग से अच्छा बनाने का काम किया। मैंने कहा वो मॉडल मेरे सामने प्रस्तुत करो। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई, बच्चों की उपस्थिति के लिए विद्यालय के बाहरी स्वरूप को कैसे ठीक किया, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट दिए, फ्लोरिंग ठीक की, वहां पे हमने फर्नीचर दिए, वहां पे स्मार्ट क्लास दिया। तो मैंने उसको पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसका नाम ऑपरेशन कायाकल्प रखा और हम लोगों ने जन सहभागिता से, मैंने अपने सभी विधायकों से, सभी मान्य सांसदों से, सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मैंने कहा एक एक विद्यालय गोद लीजिए। फिर मैंने हर विद्यालय से कहा, मैंने कहा इन विद्यालयों से कोई ना कोई पढ़ के तो निकला होगा, किसी न किसी क्षेत्र में होगा, उन लोगों से भी कहो कि वे भी इसमें कंट्रीब्यूशन करें। देखिए जन सहभागिता से सारा कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग अब तक 93,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को आज कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम कर चुके हैं। ये एक नया अनुभव था प्रदेश के अंदर। फिर हमने स्कूल चलो अभियान चलाया। मैं देखता था बालिकाएं स्कूल जाती थी तो नंगे पैर जाती थी। हमने कहा भी उनको जूता मोजा उपलब्ध कराओ। यूनिफॉर्म में देखता था कि उनके यूनिफॉर्म इतनी खराब यूनिफॉर्म थी। मैंने कहा 2 यूनिफॉर्म तो सर्दियों में उनको स्वेटर भी उपलब्ध कराओ। आपने देखा होगा आज बेसिक शिक्षा परिषद में हमारे यहां 3 वर्ष में 54 लाख बच्चे बढ़े हैं। 54 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। स्कूल चलो अभियान का हमारा विशेष आयोजन भी होता है अप्रैल में और जुलाई में। ये एक प्रयास है और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, शिक्षा उसका सबसे बड़ा आधार बन सकता है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण उसका सबसे बड़ा आधार बन सकता है। आज जिन 2 मातृशक्ति की प्रतीक, नारी गरिमा की प्रतीक विदुषी महिलाओं को हम लोगों ने मंच पे अतिथि के रूप में आपके सामने आज इस मंच पे यहां पे रखा है, वे आपके सामने है। क्या नहीं हो सकता है। इस महिला इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आईजी रेंज लखनऊ। इस पूरे कार्यक्रम की योजना रचना हमारे 2 महिला अधिकारियों ने बनाया है। वीमेन पावर लाइन की श्रीमती नीरा रावत ने और श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने। मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी वहीं से निकला है। मिशन शक्ति का कार्यक्रम लखनऊ रेंज में श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने अपने रेंज के अलग अलग जनपदों में प्रारंभ किया था। समाचार पत्रों में मैंने एक बार पढ़ा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपका क्या कार्यक्रम है। उन्होंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम है। फिर मैंने अपने अपर मुख्य सचिव गृह से कहा, मैंने कहा एक बार उनके साथ बैठे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वीमेन पावर लाइन में एक दिन अचानक रात्रि को अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी पहुंचे। उन्होंने वहां की व्यवस्था निरीक्षण करने लग गए और उसके बाद फिर तय हुआ कि नहीं, हम शारदीय नवरात्रि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर एक के मन में कुछ ना कुछ आइडिया होगा और उसके माध्यम से समाज के बीच में जाकर के जो अनुभव हम करते हैं उसके माध्यम से जो कार्यक्रम बनते हैं वह उतने ही व्यवहारिक और उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं जैसे मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम आज प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो महिला संबंधी अपराध है इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण है अवेयरनेस का अभाव, जागरूकता का अभाव। लोगों को जानकारी नहीं। मैं जब मुख्यमंत्री बना था 2017 में, वीमेन पावर लाइन 1090 प्रदेश के केवल 4 जनपदों तक सीमित थी।
प्रदेश में जनपद हैं 75, लेकिन विमेन पावर लाइन केवल 4 जनपदों तक ही नगरीय क्षेत्रों में सीमित थी और आज 75 के 75 जनपदों से इसमें कॉल आती है। वीमेन हेल्पलाइन कुछ ही उसमें थी, पता ही नहीं लगता था और लखनऊ तक सीमित होकर रह गया था। आज घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 181 की हेल्पलाइन न केवल पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, बल्कि हमने इसको इंटीग्रेट किया है 112 यूपी 112 के साथ में। सीएम हेल्पलाइन अलग से हमने जारी किया है 1076। ये लाइन इसलिए, ये हेल्पलाइन इसलिए कहीं भी और एक दूसरे से इंटीग्रेट भी इनको किया गया है। ये सभी सेवाएं इसलिए जिससे जहां कहीं भी हो, अगर हमें इनके बारे में जानकारी है और हमारे सामने कोई संकट आया है, उस संकट का हम समाधान का रास्ता निकाल सकेंगे, हर जगह से सहायता प्राप्त हो सकेगी, कोई अपने को असहाय महसूस न करें। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया। फ्री यानी स्नातक तक महिलाओं की शिक्षा को फ्री करने का कार्य सरकार ने किया। पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, मुझे एक अच्छा अवसर मिला क्योंकि एंटी रोमो स्क्वाड हमने प्रारंभ किया था, तो मैंने कहा 20% महिलाओं को भर्ती करिए पुलिस में। और आज महिला पुलिस में जो पुलिस भर्तियां हुई हैं उसमें 20% महिला जब वहां पे भर्ती हुई तो उसने तेजी के साथ वहां काम करना प्रारंभ किया। हमने 3 महिला पीएससी की बटालियन भी इसमें गठित की, इसमें बदायूं में, लखनऊ में और गोरखपुर में। ये 3 महिला पीएससी की बटालियन जो एक समय समाप्त हो चुकी थी, आज उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया। बालिका के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा, ये 6 अलग अलग चरणों में 15,000 रुपए की अलग से सहायता मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार जहां प्रदान कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने 51,000 रुपए की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा उस कन्या की शादी के लिए प्रदेश सरकार जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जिसको कोई सहयोग करने वाला नहीं, राज्य सरकार उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर रहती है। और आज 1.5 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी पिछले 3.5 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधों और फास्ट ट्रैक कोर्ट और पास्को कोर्ट की 218 कोर्ट हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्थापित करके हर जिले के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी प्रतिदिन महीने महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा करेगी और फिर प्रोसिक्यूशन को तेज करते हुए ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य करेगी। और ये बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। प्रदेश के अंदर इस बार के बजट में भी हम लोगों ने 2 विशिष्ट योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर की थी। एक प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक के बालक या बालिका अगर कुपोषित है, उनके लिए एक विशिष्ट योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। दूसरा, 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के लिए भी हम लोग इस विशिष्ट योजना के साथ जुड़े हैं। और साथ साथ हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि कुपोषित परिवार अगर उनके पास क्षमता है, घर में जगह है, तो एक दुधारू गाय भी उस परिवार को देने के साथ 900 रुपये हर महीने उस गाय के साथ हम उस महीने उस परिवार को उपलब्ध कराते हैं कि गाय की देखभाल भी कर सकें और दूध भी उन्हें पीने के लिए मिल जाए। ये व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। लेकिन साथ साथ महिला सामर्थ्य योजना, एक इस बार हम लोगों ने बजट में एक नई योजना प्रारंभ की है। जैसे श्रीमती रवि रंजना पाल ने झांसी के अंदर बलिनी दुग्ध प्रोड्यूसर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कितना बड़ा कार्य है, एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर, नेट प्रॉफिट। यह केवल सीमित न रहे, अलग अलग महिला स्वयं के लिए हम लोगों ने इस बार 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की के अंदर अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की महिला स्वयंसेवी समूह को आगे बढ़ाने का कार्य हम करेंगे और उसके माध्यम से हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे वे स्वावलंबी हो सकें, तेजी से सकें। हम लोगों ने कुछ अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। खासतौर पर अगर हम देखेंगे
प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना प्रारंभ की है, जहां पर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो अक्सर जो गांव में घर होते हैं ये आबादी की जमीन में होते हैं, किसी का नाम नहीं होता है। अगर घर किसी का जर्जर हो गया, टूट गया, तो उसके बाद उस घर पर विवाद खड़ा होता है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत नए सर्वे चल रहे हैं और उसमें हम स्वामित्व का लाभ, जिसका मकान जहां पर है, हम उसका सर्वे करने के बाद उसका वहां पर उसे घरौनी उपलब्ध करवा रहे हैं। उसका नाम कागजों में चढ़ेगा, सरकारी दस्तावेज में चढ़ेगा, राजस्व के दस्तावेजों में चढ़ने के बाद वह व्यक्ति उस जमीन का मालिक हो जाएगा। हम लोगों ने निर्णय किया है कि स्वामित्व योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाए। जो स्वामित्व जमीन की स्वामी का लाभ यानी किसी को मिले तो महिलाओं को मिले। तो घरौनी योजना के अंतर्गत ये योजना पूरे प्रदेश के अंदर जो चलाई जा रही है, सभी ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, अब जमीन की मालकिन कौन होगी? उस घर की महिला सदस्य। उसको हम इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। खाद्यान्न वितरण, प्रदेश के अंदर 80,000 कोटे की दुकानें हैं। राशन कोटे की दुकान, पीडीएस सिस्टम उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार था, बहुत जर्जर था। हम लोगों ने उसको ईपॉस मशीन के साथ जोड़ा। ईपॉस मशीन के बाद हम लोगों ने राशन कार्डों का सत्यापन करवाना प्रारंभ किया और अब हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ की है कि कहीं पे कोटे की दुकान की कोई शिकायत आती है, खाद्यान्न वितरण में कोई शिकायत आती है, तो कोटे की दुकान को निरस्त करते हुए उस कोटे की दुकान का संचालन गांव की महिला स्वयंसेवी समूह ही अब उसको संचालित करेगी। महिला स्वयंसेवी समूह को हम इसका अधिकार दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर पोषण अभियान भी हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को दे दिया है। यानी अब बाल पुष्टाहार एजेंसियां नहीं चलाएंगे, बल्कि हर गांव में, आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सभी कार्य महिला स्वयंसेवी समूह स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इसको चलाती हुई दिखाई देंगे। और उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने प्रदेश के अपने सभी 59,000 गांवों में एक व्यवस्था और की कि इन सभी 59,000 गांवों में हम प्रदेश के अंदर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, यानी हर गांव में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का गठन हम लोगों ने किया। वह महिला, उसका प्रशिक्षण का काम, जिसमें इंडियन बैंक ने भी 5,000 जो बैंक वीसी सखी हैं उनका प्रशिक्षण करवाया। अलग अलग बैंकों को अलग अलग जिम्मेदारी हम लोगों ने दी थी। प्रशिक्षण का काम उनका सफलतापूर्वक चल रहा है और हम लोग फिर हर गांव में उनकी तैनाती कर रहे हैं। किसी भी लाभार्थी को अपना पैसा जमा करने के लिए, निकालने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। बैंकों के समय की बचत होगी और गांव के लोगों को गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर में या वीसी सखी के माध्यम से ही घर पे ही उनको पैसा निकालने या जमा करने की व्यवस्था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से सुविधा हम प्रदान करने जा रहे हैं और महिलाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया गया है। अब देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है। कोरोना कालखंड में ये 59,000 बीसी सखी का चयन करने के साथ उनके प्रशिक्षण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, तो साथ ही साथ ये भी काम हुआ है। 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारी प्रदेश के अंदर है। इन जनधन अकाउंट धारी महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा हर महीने अतिरिक्त धनराशि उनको दी जा रही थी, जिससे भरण पोषण में उनको, अपने परिवार में कोई संकट न हो। इस सीधे उन महिला लाभार्थियों को दिया गया। 2,61,00,000 शौचालय, जब स्वच्छ भारत मिशन चला था कुछ लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रदेश, देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल स्वच्छता के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के एक बड़े बृहद अभियान को आगे बढ़ाया, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन ने नारी गरिमा की रक्षा भी की है। नारी गरिमा का भी प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन बना है। 2,61,00,000 परिवारों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एक शौचालय बनाकर के उपलब्ध कराया है विगत 4 वर्ष के दौरान। और आज प्रदेश के अंदर इसके कारण व्यापक, आज जो प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन इतने बेहतरीन तरीके से हम करने में सफल हुए, इसके पीछे स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण अभियान रहा है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के अंदर हम उसी अभियान के तहत कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो। 1,38,00,000 परिवारों को हम लोगों ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए।
जिससे उनके घर में कहीं अंधेरा न रहे। ये व्यवस्था शासन ने अपने स्तर पर अपने स्रोतों से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया और प्रदेश के अंदर 40 लाख परिवारों को 4 वर्ष में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया और उसमें मालकिन हम लोगों ने महिला सदस्य को ही घर की मालकिन के रूप में वो आवास की राशि उसी दृष्टि से उपलब्ध करवाने का काम भी किया है। ये सभी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का हिस्सा है, लेकिन हम सबको अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। मिशन शक्ति का हमारा जो ये चरण आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक लंबी दूरी तय करने के लिए न केवल सरकार अपने कार्य योजना के साथ आपके साथ जुड़ रही है, बल्कि समाज को भी और परिवार को भी इस दिशा में स्वयं संवेदनशील भी, सक्रिय भी और सचेत भी होना पड़ेगा। अगर हम सब एक साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन सकें, जागरूक हो सकें, समाज को प्रेरित कर सकें, तैयार कर सकें, तो कोई कारण नहीं कि महिलाओं के सामने जो सुरक्षा का संकट कभी कभी आता है, इस संकट को दूर किया जा सकता है। सुरक्षा के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं, ये बात बहुत मजबूती के साथ और हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है, लेकिन इसमें हर एक की आवश्यकता, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, अवेयरनेस की आवश्यकता है, समाज में व्यापक जागरूकता को पैदा किए जाने की आवश्यकता है। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी त्वरित निर्णय लेकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य पैदा करनी पड़ेगी। सरकार हर कदम आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है, हर प्रकार से इन सभी मुद्दों पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के सहयोग करने को तैयार है। समाज भी सरकार के साथ जुड़ करके जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, याद रखना, अगर सरकार आगे चले और समाज पीछे, समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता है। प्रदेश और देश आगे बढ़ करके खड़ा नहीं हो सकता। जब समाज आगे चलेगा, सरकार पीछे चल करके उसका अनुसरण करेगी, समाज स्वावलंबी भी होगा, सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ेगा और हमें इस प्रयास को इस दिशा में बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति का आज का एक कार्यक्रम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो अनेक अनुभव सुने हैं यहाँ पे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञानसुधा मिश्रा जी का, इंडियन बैंक की सीईओ एंड एमडी सुश्री पद्मजा चंद्रो जी का, यहाँ पर अपने अपने फील्ड में जो काम किए हैं 4 ऐसी महिलाओं ने जिन्होंने नारी गरिमा और नारी स्वावलंबन का एक नया संदेश दिया है। सुश्री रवि रंजना पाल जी ने, श्रीमती आरती राणा जी ने, सुश्री प्रियंका गोस्वामी जी ने और श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव जी ने। ये अपने आप में एक मानक है। हम कार्य की परिधि को न देखें, छोटा हो या बड़ा हो, व्यापक पैमाने पे कार्यक्रम, उसकी विराटता का अनुभव छोटे से कोई बड़ा होता है। एक बीज जब बीज होता है तो बीज के रूप में पड़ा रहता है, लेकिन जब उसको समाज और सृष्टि पल्वित पुष्पित करते हुए आगे बढ़ाती है तो एक बड़ा वृक्ष बनता है। अपनी छाया से, अपने मीठे फलों से समाज को लाभान्वित करता है और मुझे लगता है कार्य की शुरुआत भी छोटे से होती है, लेकिन उसका स्वरूप व्यापकता लिए हुए आगे बढ़ता है, बशर्ते समाज उसी रूप में अपने आप को तैयार कर सके। आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। हम सब इसके प्रति जागरूक होंगे, हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, समाज भी और यहाँ पर आए हुए जो विभिन्न संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वह भी सकारात्मक भाव के साथ उसको लेकर के चले। नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी समस्या का समाधान नकारात्मकता नहीं हो सकती। नकारात्मकता हमारी ऊर्जा का ह्रास करता है। नकारात्मकता हमें गलत दिशा की तरफ लेके जाता है। एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़े। यहाँ पे हमारे बार एसोसिएशन से जुड़ी हुई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी हुई, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ी हुई अन्य तमाम प्रकार के संगठन भी यहाँ पर आज मौजूद हैं।
यहाँ पे महिला आयोग के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं सभी से इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे सभी लोग अपने अपने फील्ड में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ अगर जुड़ेंगे तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है यह कार्यक्रम इन सभी की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर से अपने माननीय अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, उन सब के प्रति मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद स्तर पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके कार्यों को भी महत्व मिलना चाहिए। हमने प्रत्येक जिला प्रशासन से, अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है, हर जनपद में भी ऐसे लोगों को, हर कोई एक बार नहीं लाया जा सकता, सभी को एक साथ नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इस साल, कुछ को अगली बार, कुछ को अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मानित करेंगे तो वह सम्मान उन कार्यक्रमों को एक नई दिशा देने में सहभागी बन सकता है और ये हर एक जनपद में भी कार्यक्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आपके प्रोत्साहन के इन शब्दों से आज के इस सभा में उपस्थित प्रत्येक नारी शक्ति कुछ न कुछ हथेली में बांध कर लेकर जाएगी और वहाँ पर क्रांति का नया बीज उगाएगी। हम अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन श्रीमती नीरा रावत जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आकलन करते समय ये देखा जाता है कि वहाँ की महिलाओं का योगदान कितना है तथा उनकी क्षमताओं का कितना उपयोग हुआ है। नारी शक्ति शक्तिशाली समाजस्य निर्माणम करोति, अर्थात विमेन एम्पावरमेंट मेक्स अ सोसाइटी पावरफुल। इसी भाव को साकार रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारदीय नवरात्रि से वासंतिक नवरात्रि तक अनवरत मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जन जागरूकता पैदा की जा रही है तथा समाज में व्याप्त महिलाओं के विरुद्ध कुरीतियों को समूल समाप्त करने हेतु अथक प्रयास किए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर 2020 को जो बीज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बोया गया था, आज वो लहलहाता हुआ पेड़ है और उसकी खुशबू सब जगह प्रदेश में भी और देश में भी फैल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रेरणादायी नेतृत्व तथा मार्गदर्शन के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं तथा हृदय से उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। महोदय, आपके ओजस्वी संबोधन ने हम सब के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया है। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें आपके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। सर, मैं आश्वस्त करती हूं कि आपके मार्गदर्शन के अनुरूप विमेन पावर लाइन, जो एक इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के रूप में प्रदेश की हर जरूरतमंद महिला की मदद करने के लिए कटिबद्ध है और हम और भी बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। मंच पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कि मैं अत्यंत आभारी हूं कि आज उन्होंने 13 बालिका छात्रावासों तथा 4 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किया है। महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन से हम सब लाभान्वित हुए हैं। अपने ऐतिहासिक निर्णयों के लिए प्रसिद्ध सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा जी की मैं अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने परिक्षेत्रीय कार्यालयों में महिला साइबर क्राइम सेल व जनपदों में महिला चौकी परामर्श केंद्र का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करने हेतु अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है।
हम अत्यंत आभारी हैं सुश्री पद्मजा चुंद्रू, सीईओ एवं एमडी इंडियन बैंक की, जिन्होंने देश विदेश में बैंकिंग के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है तथा आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण सृजित करने वाले लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के द्वितीय चरण का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विमला बातम जी की भी मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री एच सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती एस राधा चौहान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मैं अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने कदम कदम पर मिशन शक्ति को सफल बनाने में अपना कुशल मार्गदर्शन प्रदान किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित अप्रतिम नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली चारों युवा महिलाओं सुश्री रवि रंजना पाल, श्रीमती आरती राणा, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री वर्षा को अपना अनुभव साझा करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूं। आपने ये दिखा दिया है कि यदि महिला संकल्प कर ले तो कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है। मैं साथ ही पुरस्कार प्राप्त सभी महिलाओं को बधाई देती हूं तथा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु धन्यवाद देती हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, महिलाओं एवं बालिकाओं को धन्यवाद एवं आभार। साथ ही सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिनके माध्यम से आज का संदेश प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगा। पुलिस आयुक्त लखनऊ कमिश्नरेट, मंडल आयुक्त लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज तथा जिलाधिकारी लखनऊ एवं उनके सहयोगी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अत्यंत अल्प समय में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। मधुरेण समापेत, मीठे से सभा का विसर्जन करना चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सभी महिलाएं यहाँ से कोई ना कोई जीवन सूत्र, कोई प्रेरणा का विचार अपने साथ लेकर जा रहे होंगे। याद रखिएगा, हम आधी आबादी हैं, पर चाहे तो पूरी आबादी को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, उसको एक नेतृत्व दे सकते हैं और समाज की दिशा बदल सकते हैं। कविवर श्री मंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियों से मैं इस सभा का समापन उद्घोषित करूंगी। सभी बच्चियों से निवेदन है कि आपको समर्पित ये पंक्तियां हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सूरज की मशालें थामे हुए, सूरज की मशालें थामे हुए, जिस दम को जवानी चलती है, पूरब से लगाकर पश्चिम तक सबकी तकदीर बदलती है। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तो खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, अगर शौक में तेरे जोश रहा तो तकदीर का दाना बदलेगा। तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.